हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इसी चैप्टर के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे इस बार पार्ट नंबर 7। पार्ट 6 तक हम लोग इस चैप्टर की पूरी कहानी समझ चुके हैं। पार्ट 6 के एंड में अगर आप जरा सा याद करें तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सैयद वंश था। सैयद वंश का ही एक शासक हमें देखने को मिला जिसका नाम था आलम शाह। आलम शाह अपने डर के कारण दिल्ली छोड़ करके बदायूं चला गया था। किसकी डर से? क्योंकि इसका झगड़ा हो गया था इसके वजीर से। वजीर का नाम क्या था? हमीद खां। हमीद खां के भय से कौन? आलम शाह। हमीद खां के डर से ये जो आलम शाह है ये दिल्ली छोड़ करके बदायूं चला गया और वहीं से अपना शासन करना शुरू किया। जब इस बात की जानकारी मिली किसको? बहलोल लोदी को। जब बहलोल लोदी को इस बात की जानकारी मिली तो उसने वजीर हमीद खां की हत्या करा दी और यह संदेश पहुंचाया गया किसके पास? आलम शाह के पास कि आप डरे मत, आप दिल्ली आ जाएं, हमने जो आपका खतरा था हमीद खां उसकी जान ले ली है, उसको मार दिया है। किंतु आलम शाह का आलम ही यह था कि इनके अंदर डर इस कदर से था कि इन्होंने कहा कि कल तक जो डर मुझे अपने वजीर से था आज वही डर मुझे किससे होने लग गया है? अब बहलोल लोदी से। और इसीलिए भाई साहब आलम शाह ने अपनी पूरी सल्तनत जो दिल्ली की थी वो कहा भाई मुझे नहीं करना ये सब सुल्तान वुल्तान वाला काम, ये तुम ही को मुबारक हो, तुम ही रखो। और यहाँ पर से ही आलम शाह हट गए भैया दिल्ली सल्तनत से और सैयद वंश की समाप्ति एक तरह से समझो और शुरुआत हो जाती है बहलोल लोदी की। तो आज हमने यही पढ़ना है बहलोल लोदी के बारे में। दिल्ली सल्तनत में ये अगला वंश हमें देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बहलोल लोदी के बारे में देखेंगे कि इन्होंने जो अपना नया वंश स्टार्ट करा। बहलोल लोदी के द्वारा जिस वंश की शुरुआत करी जाती है उसे कहा जाता है लोदी वंश। लोदी वंश का अगर हम समय खंड देखें तो समय खंड इसका बनता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। इस पूरे समय के अंतर्गत ही लोदी वंश देखने को मिलता है। साथ ही साथ लोदी वंश की अगर हम एक और महत्वपूर्ण बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश रहेगा। मतलब लोदी वंश की समाप्ति के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर से एक नई सल्तनत या नया राज हमें देखने को मिलेगा जिसे कहा जाएगा मुगल राज। मुगल राज कहो, मुगल शासन कहो या मुगल काल कहो, तो मोटे मोटे तौर पर यही बात है कि लोदी वंश की समाप्ति के साथ ही दिल्ली वंश की समाप्ति हो जाएगी। और अब वहां पर जहां पर दिल्ली सल्तनत एक तरह से हम टाइटल देख रहे थे वहां पर हमें एक नया नाम देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा मुगल वंश। तो ये तो बात रही कि लोदी वंश की समाप्ति के बाद। फिलहाल हम लोग आज पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई ये आपने इससे पहले समझ लिया किस प्रकार से आलम शाह ने एक डर के कारण अपनी जो दिल्ली सल्तनत ही थी वो भाई इन्हीं को हैंड ओवर कर दी। बहलोल लोदी के बारे में अगर कुछ बातें देखी जाए तो जो अफगान कुलीन थे उनको इन्होंने समानों में श्रेष्ठ का दर्जा प्रदान किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो
अफगान कुलीन हैं, या इसको हम यह कह सकते हैं जो अफगान अमीर थे उनको बहलोल लोदी ने समानता का दर्जा दिया। समानता मतलब सेम सेम ट्रीट करा, कोई भेदभाव नहीं करा। बहलोल लोदी ने ये कहा कि भाई मैं आप ही लोगों की तरह हूं, मैं आप ही लोगों में से हूं, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अफगान कुलीनों का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको सही से समझते हैं। तो बहलोल लोदी ने अफगान कुलीनों को समान अधिकार या समान दृष्टि से देखा। अब देखो, ये जो बहलोल लोदी है ये तो हो गया सुल्तान, मतलब किंग एक तरह से। अफगान कुलीन का मतलब है जो शासन प्रशासन में, मतलब जो पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो राजा के बाद जो बड़ी बड़े पद आते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन पर जो नियुक्त हैं, जो इन पर नियुक्त अधिकारी हैं एक तरह से, वो लोग राजा के बाद अगर शासन प्रशासन में किसी का नाम लिया जाता है तो उन सबको कंबाइंड रूप से अफगान कुलीन कहा जाता है। आप इस तरीके से इसको समझिए। तो राजा ने कभी इन अफगान कुलीनों में और अपने में कोई भेदभाव नहीं करा, इनको इक्वली ट्रीट करा। किसने? बहलोल लोदी ने। यहाँ बहलोल लोदी की बात हो रही है तो आप याद रखें, यहाँ हम बहलोल लोदी के बारे में ही कह रहे हैं। बहलोल लोदी ने किसी प्रकार का इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करा। किनके साथ? अफगान कुलीनों के साथ। अफगान कुलीन मैंने आपको बता दिया किसे कहा गया है, शासन प्रशासन में जो वरिष्ठ पदों पर नियुक्त थे उन्हीं को अफगान कुलीन कहा जाता था। राजा को सलाह मशवरा, कोई भी निर्णायक फैसला है उसमें इन लोगों की बातों को भी सुना गया। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। इन्हीं को एक तरह से, अफगान कुलीनों को एक तरह से आदर प्रदान करने की दृष्टि से या समानता का अधिकार या हम इक्वल हैं, सेम हैं, ये दर्शाने के लिए बहलोल लोदी कभी इनके सामने, किनके सामने? अफगान कुलीनों के सामने गद्दी पर नहीं बैठा। मतलब जो सिंहासन होता है जहां पर राजा बैठता है, राजा की जो गद्दी होती है, जो चेयर होती है, उस पर कभी नहीं बैठा। कौन? बहलोल लोदी। किनके सामने? अफगान कुलीनों के सामने। अगर कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी वार्तालाप करनी है, कोई भी फैसला लेना है और उस समय बहलोल लोदी के सामने अफगान कुलीन है तो बहलोल लोदी वहां पर सुल्तान की तरह एक अपने को दर्शाएगा नहीं, राजा की गद्दी तक में नहीं बैठता था। और अगर कोई फैसला लेना होता था तो जमीन पर बैठकर मतलब इनके साथ, सबके सब एक साथ नीचे बैठेंगे, जहां पर सुल्तान भी बीच में होगा, सुल्तान होगा और ये अफगान कुलीन, ये कितने सारे हैं, जितने भी हैं, ये सब भी जमीन पर बैठेंगे। अफगान मूल के कुलीन। तो इन सब बातों से सुल्तान यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने अफगान कुलीनों को समानता का दर्जा दिया, क्योंकि बहलोल लोदी ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे शासन में, प्रशासन में, सल्तनत में अपने को कायम रखना है तो इन अफगान कुलीनों को अपनाकर ही वह अपनी इस सुल्तान वाली इच्छा को पूरा कर सकता है। इनके साथ लड़ाई झगड़ा या इनसे बैर करके वह इस चीज की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए बहलोल लोदी ने अफगान कुलीनों को समानता का दर्जा प्रदान करा।
इसी समानता के दर्जा को दर्शाने के लिए जहां उसने एक चीज यह दिखाई कि वह कभी सुल्तान या किंग वाली जो एक होती है कि गद्दी पर या सिंहासन पर राजा की, उस गद्दी पर वह अफगान कुलीनों के सामने कभी नहीं बैठा। जबकि कोई बात इस तरह की आ जाती है, कोई डिस्कशन है, कोई मीटिंग है, तो वह भी उन्हीं के साथ जमीन पर बैठकर या बराबरी में बैठ करके उन बातों पर चर्चा किया करता था। कौन? बहलोल लोदी की बात हो रही है, लोदी वंश की। साथ ही साथ बहलोल लोदी अगर कभी अफगान कुलीनों के साथ खाना खाना वाली कोई बात आती थी कि भाई खाना खाना है, अफगान कुलीन भी सामने हैं और सुल्तान भी सामने है, तो ये सब के सब एक ही बड़ी सी थाली में साथ में भोजन करते थे। साथ में भोजन करते थे। कौन करते थे? अफगान कुलीन वर्ग, या इसी को आप अमीर वर्ग भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू सुल्तान। सुल्तान भी इन्हीं के साथ एक ही बर्तन में खाना खाता था। तो आपने ये सब देखा कि एक तरफ है उनके सामने गद्दी में नहीं बैठ रहा है, बराबरी में ही बैठ रहा है सबके साथ। साथ साथ अगर खाना खाने की बात हो रही है तब भी वह इन्हीं के साथ बैठ करके एक ही बर्तन में खा रहा है। कौन? बहलोल लोधी। तो इन सब बातों से वह ये इस बात को दर्शा रहा है कि उसने अफगान कुलीनों को समानता का दर्जा प्रदान किया है। आई थिंक अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसी को पढ़ रहे थे कि बहलोल लोधी अफगान कुलीनों को समानों में श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया करता था। समानों में श्रेष्ठ मतलब कॉमन में टॉप, समझ गए? तो शब्दों का हेर फेर है, लेकिन मैंने आपको मेन बात जो है वो समझा दी है। शब्द आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। समानों में श्रेष्ठ या समानता का दर्जा दिया। किसका समानता का दर्जा? सुल्तान के समक्ष उनको आदर सम्मान और प्रशासन में वरीयता दी। तो शब्द आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बस जो मेन बात है आपको मैंने समझा दी। बहलोल लोधी के अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें, मतलब बहलोल लोधी ने सल्तनत में आने के बाद किन किन क्षेत्रों को जीता, या अपना लोधी वंश स्थापित करने के बाद उन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता, तो जितना आपकी पुस्तक में दिया है उसके हिसाब से आपको बता देते हैं कि उन्होंने जौनपुर को जीता, कालपी को जीता और धौलपुर को जीता। ठीक है, 1476 में बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीता, कालपी को जीता, धौलपुर आप देख लो, अगर आज आप देखोगे तो ये आपका आता है राजस्थान में, कालपी आएगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये 2-4 नाम याद रख लेना अगर बहलोल लोधी के बारे में लिखने को आता है तो ये सब बहलोल लोधी ने कुछ जीत हासिल करी साम्राज्य विस्तार को लेकर, जो मैंने क्षेत्रों के नाम बताए। 1489 का समय आता है और बहलोल लोधी को ठंड लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर से लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, वह 1489 में ठंड लगने से मृत्यु हो जाती है उसकी। किसकी? बहलोल लोधी की। मृत्यु होने के साथ ही अब अगला शासक लोधी वंश का कौन आता है? बहलोल लोधी का बेटा, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। तो अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। बहलोल लोधी का यह पुत्र है। सिकंदर लोधी ने इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे, जो आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वहीं तक हम लोग सीमित रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। सिकंदर लोधी ने एक जजिया नाम का टैक्स लगाया। ये टैक्स का नाम है, इसे हिंदी में कर बोला जाता है। तो सिकंदर लोधी ने एक जजिया नाम का कर लगाया, लेकिन इस जजिया कर की एक विशेषता यह थी कि ये केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया गया। गैर मुस्लिम का मतलब, गैर मुसलमान का मतलब, मुसलमान या मुस्लिम या इस्लाम धर्म को जो लोग नहीं मानते हैं, उनके अलावा जितने भी धर्म हैं
ध्यान रहे, केवल हिंदू धर्म पर ही यह जजिया कर नहीं लगा था। गैर मुसलमान मतलब मुसलमान जो नहीं है, इसमें हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, पारसी भी आएंगे और जितने भी धर्म होंगे, मतलब मुसलमान धर्म के अलावा, मतलब इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते हैं उसके अलावा उन सबको यह टैक्स देना है, जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर की अगर बात करी जाए तो ये एक तरह से धार्मिक कर नहीं था, कोई रिलीजियस टैक्स नहीं था, जबकि ये संपत्ति एंड सुरक्षा, आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन, आपकी एसेट्स की, आपकी संपत्ति की, आपकी सुरक्षा जो सरकार, जो शासन आपको प्रदान कर रही है, वो टैक्स था ये। आपकी सुरक्षा के अकॉर्डिंग आपको ये टैक्स सरकार को देना है। सरकार मतलब इस समय कौन सरकार चल रही है? लोधी वंश। तो लोधी वंश को आप ये जजिया कर देंगे। जजिया कर कौन देंगे? गैर मुसलमान सभी लोग। तो इस जजिया कर की शुरुआत लोधी वंश में अगर हम देखें तो किसने करी? सिकंदर लोधी ने। जहां इनके पिताजी ने अमीर कुलीनों या अफगान अमीर, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, अफगान कुलीनों को उन्होंने समानों में श्रेष्ठ का दर्जा प्रदान किया था बहलोल लोधी ने। जहां वो कभी उनके सामने सिंहासन पर, राजा की गद्दी पर नहीं बैठे, खाना भी खाया तो साथ में खाया, मतलब उनको समानता का दर्जा दिया। किसके समानता का दर्जा? कि सुल्तान के बराबरी पे हैं आप भी। लेकिन जो इनका बेटा आया, कौन? सिकंदर लोधी, इसने सुल्तान की सर्वोच्चता पर विश्वास दिया। मतलब सिकंदर लोधी ने यह एक लाइन खींची बीच में कि सुल्तान टॉप पर है, मतलब जो किंग है वो किंग टॉप पर है, और जितने भी आप कुलीन वर्ग हैं या अमीर वर्ग हैं, आप सुल्तान के बाद हैं। तो सिकंदर लोधी ने अपने पिता बहलोल लोधी के विपरीत एक सुल्तान की सर्वोच्चता पर विश्वास रखा और कुलीन वर्गों को ये बात को भी मानने पर विवश किया। ठीक है, तो उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करा। किसके प्रति? अफगान कुलीनों के प्रति। जहां बहलोल लोधी ने इनको समानता का दर्जा दिया था कि ये सुल्तान के समान है, इनकी राय, डिसीजन भी सुल्तान सुनेगा, मानी जाएंगी। लेकिन सिकंदर लोधी ने इन सब बातों को नहीं माना और उसने सुल्तान को सर्वोच्च स्तर पर रखा। और इसी बात पे कहा जाता है कि सुल्तान की सर्वोच्चता पर विश्वास किसका? सिकंदर लोधी का। साम्राज्य विस्तार की बात करें, मतलब सिकंदर लोधी ने किन किन क्षेत्रों को जीता। जैसे ये सुल्तान बने तो कुछ एक क्षेत्रों के नाम आप याद रख लें, बिहार, धौलपुर, नाखार और नागौर का कुछ क्षेत्र। तो ये कुछ नाम है, इन सबको आप याद रख लेना। ठीक है। 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। इसे एक कैंसर की बीमारी हो गई थी, कर्क हो गया था, मतलब गले का कैंसर, कुछ इस तरह की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिकंदर लोधी की, 1517 में। तो 1517 में सिकंदर लोधी की कैंसर या कर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं के कारण मृत्यु हो जाती है। और लोधी वंश में अब अगला शासक आता है इसके बाद 1517 से लेकर के 1526 तक। ये डेट आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो ये 1517 में जहां सिकंदर लोधी की मृत्यु हो रही है कैंसर से, गले का कैंसर, गले की कोई बीमारी हो गई थी, उस कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक बैठता है गद्दी पर सुल्तान की इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से बैठ करके 1526 तक चलता है। और महत्वपूर्ण बात इब्राहिम लोधी को लेकर के कि यह अंतिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। मतलब दिल्ली सल्तनत में कुल मैंने आपको बताया था कि 5 वंश आए थे, जिन जिन के नाम मैंने इस तरह से बताए थे आपको। एक गुलाम वंश था, एक खिलजी वंश था,
एक तुगलक वंश था, एक सैयद वंश था और एक लास्ट में था लोदी वंश। तो ये लास्ट में लोदी वंश है, इस लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान है वो था इब्राहिम लोदी, और इस इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने। और जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो वहीं पर से दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल काल की शुरुआत। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इब्राहिम लोदी 1517 में सुल्तान की गद्दी में और 1526 तक। तो इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझना शुरू करते हैं। इब्राहिम लोदी का शासन काल विद्रोहों से भरा हुआ था। मतलब जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठेगा तो उसका समय से ही, जैसे वो गद्दी पर बैठ रहा है, सुल्तान बन रहा है, तो उसी के साथ उसे कई प्रकार के विद्रोह, मतलब बहुत से लोगों उसके विरुद्ध आ चुके थे। इस तरह की चीजों का उसको सामना करना पड़ा। प्रमुखता उनमें कौन कौन से, उन बातों को देखते हैं। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी गद्दी पर आया तो उसे कई प्रकार के विद्रोह, मतलब इसके अगेंस्ट हो गए थे कुछ लोग। इसमें प्रमुखता देखेंगे तो आपको कुछ एक नाम याद रखना है कि इसका एक भाई था जलाल खान। जलाल खान, इसने इसके विरुद्ध लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, बिहार जो एरिया था, बिहार ने खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर लिया कि भाई अब हम दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर नहीं मानेंगे। ठीक है, और बातों में देखा जाए तो पंजाब ने भी अपने आप को स्वतंत्र एक तरह से घोषित कर दिया था। तो आपकी पुस्तक के अनुसार आपको यही 3 नाम याद रखने हैं, तो मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। क्षेत्र तो बहुत थे, कहानी भी बहुत है, इन सबको लेकर के अगर समझाएं तो वो बेवजह का टॉपिक हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस कहा जाए जिसे। तो आप ये याद रखें कि जब इब्राहिम लोदी 1517 में शासन की गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश में इब्राहिम लोदी जब सुल्तान बनता है तो उसके शासन काल में कई प्रकार के उसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसका भाई जलान खान एक तरफ, उधर बिहार ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इधर पंजाब ने भी अपने आप को स्वतंत्र सत्ता के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ता है इब्राहिम लोदी को। आगे चल के जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। कैसे? 1526 में जो इब्राहिम लोदी है उसका युद्ध होगा किसके साथ, यहां पर देख देता हूं। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हो जाएगा। किस समय? 1526 में। जगह कौन सी होगी? पानीपत। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में आज की तारीख में। और यहाँ पर जीता कौन था? बाबर। बाबर विन, बाबर जीत गया। तो इसी के साथ यहाँ पर क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का हो गया पतन। दिल्ली सल्तनत गई अब डूब, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, वह बाबर से हार गया। तो इब्राहिम लोदी हार गया और जीत कौन गया? जीत गया आपका बाबर। और बाबर ने जीतने के साथ ही मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी या मुगल साम्राज्य की। तो इसी बात को लेकर के एक बात कही है एक विद्वान ने कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में जन्म पाया एवं आखिरी सांस तराइन से कुछ दूर पानीपत में अंतिम सांस ली। मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है सही से, सारे पार्ट देखे हैं, तो आई थिंक आपको ये कथन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं देखे हैं तो फिर तो क्या कहें। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ
कि हुआ क्या था। आप सभी को याद होगा जो प्रथम एक तरह से हम बोले मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, किसके द्वारा? गौरी के द्वारा। वो कहाँ हुआ था? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध याद होगा आपको। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत ने तराइन के प्रथम युद्ध में जन्म पाया। मतलब फर्स्ट तराइन का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? गौरी वर्सेस PRC, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन गौरी इसमें उनको अच्छे से नहीं हरा पाया था। फिर एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसी तराइन में, ये जगह है तराइन नाम से आप ऐसा समझे, ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। तो इसी तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और हराने के साथ ही यहाँ पर से एक तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और इसी तराइन जो हरियाणा में है, इसी तराइन से थोड़े से दूर पर एक जगह है पानीपत, और इसी पानीपत पे जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। तो इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जन्म दिल्ली सल्तनत का तराइन के मैदान पर हुआ, क्योंकि तराइन के मैदान पर इन्होंने जीत हासिल करी थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। और अंत या अंतिम सांस पानीपत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंतिम सांस का मतलब मृत्यु। दिल्ली सल्तनत की मृत्यु कहाँ पर हो रही है भाई? पानीपत में। और ये अंतिम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जा रहा है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर इसमें जीत गया। युद्ध हुआ 1526 में पानीपत में, हरियाणा में, और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल वंश की शुरुआत। तो ये कुछ बातें थी जो रह गई थी दिल्ली सल्तनत को लेकर के। हमने पूरी की पूरी बातें ये समझ ली हैं। पूरे जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो पांचों वंश थे उन पांचों को हमने समझ लिया है। तो आप जरा सा इसमें देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी के द्वारा ये शुरू हुआ, जिसमें उसने तराइन का युद्ध लड़ा था। तो यहाँ से शुरुआत, तराइन के युद्ध में जन्म लिया दिल्ली सल्तनत ने, और पानीपत में अंतिम सांस ली। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तराइन के युद्ध में जन्म और पानीपत के युद्ध में अंतिम सांस। दिल्ली सल्तनत में हमने पहले पढ़ा गुलाम वंश, फिर हमने पढ़ा खिलजी वंश, फिर पढ़ा हमने तुगलक वंश, फिर पढ़ा हमने सैयद वंश, फिर पढ़ा हमने लोदी वंश। तो ये कुल मिलाकर के 5 वंश थे। इन पांचों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और यही सम्मिलित रूप से अगर हमने पांचों वंशों को एक साथ पढ़ते हैं तो यही कहलाती है दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम इसका समय काल देखें तो 1206 से लेकर के 1526 तक टोटल समय रहा। लगभग अगर देखा जाए तो ये रह रहा है 300 वर्षों का शासन। इन 300 वर्षों में इन 5 अलग अलग वंशों ने, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन करा। पूरी कहानी हमने पढ़ ली। अंतिम जो रहा लोदी वंश, उसमें अंतिम शासक रहा या सुल्तान रहा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया, और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई है। इसके बाद एक वीडियो हमारा लास्ट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या रहेगा? वो कोई वंश अब बचा नहीं है, लेकिन हमें क्या पढ़ना होगा उसमें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने शासन करा, लगभग 300 वर्ष। तो इन 300 वर्ष में इस दिल्ली सल्तनत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या इनके सामने दिक्कतें आई, उन सबको हम लोग इसके बाद एक वीडियो में पूरा एक साथ समझ लेंगे। अगर यहीं पर उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी और आपको समझने में नहीं आएगा। मेन इंपॉर्टेंट है आप ये सारे वंश अच्छे से याद रखें। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, कैसे कैसे कौन कौन सी घटना किस किस के समय काल में घटी, किस वंश का कौन कौन सा सुल्तान महत्वपूर्ण रहा, क्या क्या उसके द्वारा कार्य किए गए, ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो याद रखें आप इसको। ठीक है, तो
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, और इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।